किसान मुद्दा नहीं है, खेती का मुद्दा नहीं है, किसानी मुद्दा नहीं है, खलिहान का मुद्दा नहीं है। विपक्ष की भरपूर जिम्मेदारी है कि उन चीजों को जनता तक ले जाए और जनता में जागरूकता पैदा करे। हैं खाली मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाइएगा तो ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। क्या नाम हुआ आपका? आशुतोष कुमार पांडे, अधिवक्ता, सिविल कोर्ट। तो इस बार हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुर में चुनाव के क्या मुद्दे हैं लोगों के। देखिए, जहाँ तक चुनाव की दृष्टि से मुद्दे की आपने बात की तो इस लोकसभा क्षेत्र में जो आरा लोकसभा क्षेत्र के नाम से लोग जानते हैं, इस लोकसभा क्षेत्र में दो तरह के मुद्दे हैं। चूँकि लोकसभा क्षेत्र 80% ग्रामीण इलाकों का है और 20% शहरी इलाका का है, तो उसी प्रकार जो मुद्दे भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो मुद्दे हैं वो अलग हैं और शहरी क्षेत्र के जो मुद्दों की प्राथमिकता है वो अलग तरह की है। तो जहाँ तक शहरी क्षेत्र के मुद्दों की बात है तो यहाँ लोगों को नाली की समस्या, शहर की जो बदहाल स्थिति है सड़कों की और जल निकासी की, उस पर काम बेहतर ढंग से होना चाहिए। और जहाँ तक आपको ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकसभा क्षेत्र का 80% क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा खेती, किसानी और सिंचाई का है। आप आज देखेंगे कि जो हमारी आज पूरे हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या जो कि कृषि पर निर्भर है और इस शाहाबाद को धान का कटोरा कहा जाता है, और इस आरा लोकसभा के 80% क्षेत्र जो कि ग्रामीण इलाकों किसानों का है, आज भी किसानों की समस्याएं जो हैं उन पर और बेहतर ढंग से चाहे कोई भी सरकार हो काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसान गांव तभी डेवलप होंगे जब किसान खुशहाल होंगे, और जब गांव डेवलप होंगे तभी कोई शहर या लोकसभा क्षेत्र या स्टेट या देश डेवलप हो पाएगा। आप धान की समस्या अभी 2023 में भी वहीं बनी हुई थी। चूँकि घोषणा हो जाती है कि नवंबर माह से सरकारी स्तर पर धान की खरीद होगी और किसानों का धान भी लगभग नवंबर माह में कटकर उनके खलिहान में या खेतों में आ जाता है, लेकिन घोषणा के बावजूद तमाम अखबार में आ जाता है कि नवंबर में किसानों को इस बार सरकारी रेट के अनुसार, जो कि इस बार 2000 संभवतः समथिंग कुछ रेट था, उस पर हम धान की खरीद करेंगे। लेकिन नवंबर में सरकारी धान लेने की घोषणा शुरू होती है, लेकिन पूरा नवंबर बीत जाता है, दिसंबर बीत जाता है और पूरा जनवरी बीत जाता है। कहीं कोई सरकारी स्तर पर खरीद जो पैक्सों के माध्यम से होती है कहीं नहीं होती। कभी पैक्स कहते हैं कि हमारे यहाँ अभी राज्य सरकार का पैसा नहीं आया, तो पैक्स बोलते हैं कि जो किसान धान लेकर हमारे पास आ रहे हैं उन्हें बहुत नमी है, हम उनको ले नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, ऊपर से ऐसा गाइडेंस है। तो वो धान खरीद शुरू होती है फरवरी माह में। अब आप विचार कीजिए, जो किसान खेती करता है, नवंबर में धान की कटिंग हो गई तो पूरा नवंबर, दिसंबर, पूरा जनवरी, क्या 3 माह खेत में वो धान को अपना रख सकता है? तो किसान क्या करता है, उस धान को सरकारी स्तर पर न बिक्री करके, चूँकि उनके यहाँ अगली फसल लगाने के लिए राशि की आवश्यकता होती है, किसी के यहाँ तबीयत खराब है, किसी की बेटी की शादी है, किसी की बहन की शादी है, तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने किसान क्या करता है, इस 3 माह जो सरकारी रेट की पैक्सों में खरीद शुरू होती है वो वेट नहीं कर सकता है। वो बिचौलियों के यहाँ जाता है और निजी दुकानदारों के यहाँ जाता है, और जहाँ घोषणा होती है कि 1900-2000 रुपये क्विंटल सरकारी खरीद होगी, वहाँ किसान धान कटने के बाद 1200 रुपये, 1250 रुपये धान को बेचने पर मजबूर होता है। और वो सारे निजी और बिचौलिए उन्हीं किसानों का धान लेकर अपने गोदामों में 3 माह रखते हैं और सरकारी रेट पर 1200 रुपये किसान धान खरीद कर और 2000 रुपये क्विंटल सरकारी रेट के हिसाब से बिक्री करते हैं, और वो आंकड़ा जाता है सरकार के पास, और सरकार बोलती है कि हमने धान की खरीद सरकारी स्तर पर इतना की। जब हकीकत ये है कि उसमें का 90% धान बिचौलिए और निजी दुकानदारों द्वारा किसानों से खरीदा गया धान होता है, जो सरकारी क्षेत्र में खरीद होती है। वही समस्या आपकी गेहूं की है। गेहूं की कटिंग हो जाती है, बोला जाता है कि गेहूं का सरकारी रेट स्तर पर हम पुनः खरीदारी करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को आप ग्रामीण में जाइए, खेत खलिहान में जाइए, वहां पर मालूम कीजिए, यहाँ के 80% पैक्स गेहूं की खरीद ही नहीं करते हैं। कोई सरकारी स्तर पर 80% पैक्सों में गेहूं की खरीद ही नहीं होती।
क्योंकि गेहूं कटने के बाद भी स्थिति वही है, जो खरीदारी होती है निजी बिचौलियों के माध्यम से होती है और निजी दुकानदारों के माध्यम से होती है। इसलिए शहरों की समस्या अलग है और ग्रामीण क्षेत्र की समस्या अलग है। आप शहर में बहुत अच्छे 2-4 काम करके पूरे लोकसभा क्षेत्र के विकास की बात नहीं कर सकते हैं। आपने अच्छा काम किया, निश्चित रूप से जो रमना मैदान का विकास हुआ, जो आरा के भी कुछ रोडें बनी हैं, निश्चित रूप से वो अच्छी हैं और शहर के लोगों में ये हर्ष है कि कुछ यहाँ अच्छा काम हुआ और लोगों में खुशहाली भी है। लेकिन उस खुशहाली को आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी नहीं दिखा सकते हैं। वहाँ काम करने की आवश्यकता है। किसान को समय पर पटवन की आवश्यकता है। आपको किसान पर उसका जो अनाज आ रहा है खेत से तो समय पर अगर लेने की आवश्यकता है। मैं कहता हूं कि आप किसान को तमाम अनुदान, तमाम सहायता देना बंद कीजिए। नहीं चाहिए किसान को, आप केवल उसका जो सरकार अनाज पैदा होता है उसको आप जो सरकारी रेट संसद भवन में खड़े होकर बोलते हैं कि किसान के धान की खरीद हम इस बार 2000 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। अगर आप किसान की धान केवल अपनी घोषणा के अनुसार सरकारी रेट के अनुसार कर दीजिए तो किसान को 1 रुपया, मैं कहता हूं, किसी सहायता, किसी अनुदान की बात नहीं है और किसान खुशहाल होगा और जिला खुशहाल होगा, स्टेट खुशहाल होगा, पूरा देश खुशहाल होगा। नहीं तो यदि आप अनुदान समाप्त करने की बात करेंगे तो यूरिया या DAP जो भी है वो तो अनुदान पे किसानों को दिया जाता है, तो फिर उसका कीमत बढ़ जाएगा। आप कल्पना कर लीजिए 2000 रुपये क्विंटल धान सरकारी रेट में घोषणा होती है 1 क्विंटल और किसान मजबूर होकर नवंबर दिसंबर में 1200-1300 रुपये धान बेचता है। 1 क्विंटल पर उसको 700 रुपया जहाँ किसान घाटा सह रहा है। आप सोच लीजिए कि एक किसान अपने तमाम खेतों में कितने मतलब हमको लगता है कि जो छोटा अगर 10 बीघा किसान अगर खेती करता है तो 10 बीघा में कम से कम 60,000 रुपया वो सरकार की आस में अपना घाटा सहता। आप उसको क्या अनुदान देते हैं? अगर मेरा ये मानना है, मैं नहीं कहता हूँ कि ये नीति लागू, मेरा ये मानना है कि अगर आप किसान को उसकी फसल का सही रेट दे देते हैं तो उस किसान को किसी अनुदान सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने तो उसको मजबूर किया है, आपने उसको अनुदान पर जीने के लिए मजबूर किया है, इसलिए वो क्या करे। अब जो किसान जहां किसानी में लागत 1 बीघा खेती में धान की जो लागत होती है वो कम से कम 1500 रुपये प्रति क्विंटल बैठती है। आप इसका आकलन करेंगे, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने आकलन किया है, जो तस्वीर हमारे सामने आई है मैं उस पर कह रहा हूँ। तो आप क्षेत्र क्षेत्र से संबंध रखते हैं? जी, मैं लगभग यहाँ जितने भी आपके लोग मिलेंगे जो शहर से भी बिलोंग रखते हैं, हमको लगता है ये क्षेत्र ऐसा है कि 95% लोग जो शहर में भी रहते हैं वो गांव से ही आते हैं, खेती किसाने से आते हैं, सब लोग किसान के बेटे हैं। इसलिए हमारी जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी। कहने को तो नेता भी कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम तो चाय वाला हैं। देखिए, किसान का बेटा होना का मतलब ये नहीं होता कि हम खेती करें या हम खेतों में काम करें वही किसान है, बल्कि जो किसानों के लिए कुछ कर रहा है, किसान खेती भी करते हैं, किसान के लिए लड़ाई भी लड़ते हैं, खेती किसानी की जो हर हाल की खबर भी रखते हैं वो भी किसान है। ऐसा नहीं है कि जो खेतों में जो पगड़ी बांधकर और बहुत कम वस्त्रों में जो आप लोग फोटो दिखाते हैं केवल वही किसान है। आपने तो किसान को मजबूर करके उसकी तस्वीर यही बना दी है कि अगर कोई पैंट शर्ट पहन के कोई किसानों की बात करे तो उसको लोग बोल देते हैं ये तो किसान नहीं है। क्या मतलब किसान खुशहाल नहीं हो सकता है? क्या किसान खेती करके आगे? ये बात कौन बोलता है? बात कौन बोलता है? नहीं जी, ऐसा लोग बोलते नहीं हैं और ऐसा परसेप्शन एक पैदा कर दिया गया है कि किसानों की तस्वीर बदहाल है। परसेप्शन किसके द्वारा पैदा की गई? परसेप्शन हमारे और आपके द्वारा परसेप्शन नहीं, व्यवस्था के द्वारा। नहीं, परसेप्शन कैसे पैदा हो रहा है? व्यवस्था के द्वारा। हम व्यवस्था को दोषी नहीं कह सकते हैं, इसलिए नहीं दोषी कह सकते हैं कि कहीं भी परिवर्तन, मेरा मानना है, चेहरा परिवर्तन करने से व्यवस्था नहीं बदलती हैं। जो व्यवस्थाएं हैं उसको हमको और आपको मिलकर बदलना किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। ऐसे नहीं कि केवल जनप्रतिनिधि ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, आप भी जिम्मेदार हैं, सारे लोग मिलकर जैसे समाज का निर्माण होता है। हालांकि आपने जितनी भी समस्याएं गिनाई जी फिर तो सबको आपने खत्म कर दिया, उसके लिए अपने आप को भी जिम्मेवार ठहराया। हमारे और आपके कहने से न कोई समस्याएं खत्म होगी न कभी समस्याएं हुई हैं। जो समस्याएं हैं वो तो हैं, लेकिन समस्याओं पर सब आखिर कैसे समाधान होगा? ऐसा तो नहीं है कि किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से हमने यही कहा कि जो भी लोग सत्ता में बैठे हैं या जो लोग विपक्ष में हैं, जो अगर सत्ता के लोग
अगर जनहित के कार्यों को, किसान के मुद्दों को, किसान की बात को रख नहीं पा रहे हैं तो विपक्ष की भरपूर जिम्मेदारी है कि उन चीज़ों को जनता तक ले जाए और जनता में जागरूकता पैदा करे। आज कहीं जनता में चुनाव के मौसम है, चुनाव के मौसम में जहां 80% की जनसंख्या आज भी खेती किसानी से आती है, इस लोकसभा के चुनाव में आज किसान मुद्दा नहीं है, खेती का मुद्दा नहीं है, किसानी मुद्दा नहीं है, खलिहान का मुद्दा नहीं है, तो यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं या विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि उसने इसको मुद्दा क्यों नहीं बनाया। जो मुद्दा बनना चाहिए वो मुद्दा बन नहीं पा रहा। बिल्कुल बिल्कुल, जो मुद्दा हकीकत जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जिन मुद्दों को सामने आना चाहिए, जो समस्याएं हैं जी जी, उसको मुद्दा नहीं बना पा रही है नहीं, ये निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे और इस पर काम होना चाहिए। क्योंकि बातें उठेंगी, आवाज़ आएगी तो निश्चित रूप से हमको उम्मीद है कि उसका समाधान भी कहीं ना कहीं उसमें निहित होगा और सब कुछ करना पड़ेगा। तो हम क्या समझें कि इन मुद्दों के आधार पे आप जो वर्तमान सरकार है 10 वर्षों से मोदी जी की, आप उनको कितना पॉइंट देना चाहेंगे? देखिए, बात पॉइंट की नहीं है, ये तो या फिर से उनको मौका देना चाहेंगे? नहीं, हम कहना चाहेंगे ये आंकड़े संसद और विधान सभाओं में लोगों को सुनाने के लिए ये आंकड़े गिनाए जाते हैं। मेरा ये मानना है कि आपके जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि हमने इनके लिए ये चीज़ घोषणा की है या करने जा रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंट उसके धरातल पर हो रहा है कि नहीं, वहाँ जाकर हमको अपना आकलन करना पड़ेगा कि वहाँ से हम उनको कितने पॉइंट दे सकते हैं। जवाबदेही किसकी और आपके कहने से जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही हमने कहा ना, जवाबदेही दोनों की है। सरकार का काम है जनहित के कार्यों करना और विपक्ष का काम है कि जनहित के कार्यों करने में जहाँ सरकार पीछे हट रही है उन चीज़ों को लेकर जनता में जागरूकता पैदा करना। तो हम क्या समझें कि फिर से आप एक बार मौका देना चाहेंगे वर्तमान सरकार को या वर्तमान यहाँ के जो सांसद हैं? देखिए, या इन मुद्दों के आधार पे विरोध में जाएंगे? देखिए, मौका देना या मैंने कहा ना, केवल चेहरा परिवर्तन किसी चुनाव का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन उद्देश्य होना चाहिए कि जो व्यवस्थाएं बनी हुई है हमारे वो कैसे ठीक। ये क्या जरूरी है कि जो लोग हैं नहीं कर रहे हैं, जो लोग आएंगे वो कर देंगे? यही तो सवाल है कि जब तक जो मुद्दे बनने चाहिए वो मुद्दे क्यों नहीं बन पा रहे हैं। हम 80% लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं। आज भी लोग कोई नौजवान आज के डेट में खेती किसानी क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि ये सब बातें नहीं होती हैं, ये मुद्दे नहीं मिलते हैं और खेती किसानी घाटे का सौदा हो चुकी है। इसलिए सारे खेती वाले लोग भाग भाग कर कहीं मीडिया में जा रहे हैं, कोई अधिवक्ता बन रहा है, कोई राजनीति में जा रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, लेकिन खेती किसानी करने के लिए कोई नहीं जा रहा है। आजकल खेती किसानी पार्ट टाइम हो गई है कि सभी काम कर रहे हैं, अगर उस समय मिला गांव जाने के लिए तो कुछ खेती भी देख लिए। ऐसे हिंदुस्तान का विकास, ऐसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था खेती को गौण करके न कभी हुई है और न कभी हो सकती है। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि वर्तमान जो सरकार है 10 वर्षों से, इनकी नीति उसके पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है? अब ये तो आप धरातल पर जाके खुद देखिए, जो बातें थी हमने तो आपसे कहा, तो भाई नंबर देना तो आप लोग का काम है। और नहीं, मैं जनता से जानना चाह रहा हूँ। जी, तो जनता को जानने के लिए, जनता की हकीकत जानने के लिए और उसका इम्प्लीमेंट जानने के लिए आपको खेत खलिहान में जाना पड़ेगा, उन किसानों से बात करनी होगी। आप भी तो एक मेरे कह देने से या किसी राजनीतिक दल के नेता के कह देने से वो स्थिति चेंज नहीं हो जाएगी। और वो ये कोई नंबर गेम तो है नहीं, लेकिन जो व्यवस्था है, लोकतंत्र में नंबर गेम ही है। लोकतंत्र में 400 पार आप देख रहे हैं कि नंबर गेम है। नंबर गेम का जो आप बात कर रहे हैं, हमारे कहने से और लोगों के कहने से भी नहीं, हम या आप नहीं। देखिए, पार्टियां हैं तो पार्टियां हैं और हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है तो पार्टियां तो नंबर गेम का बात करेंगी ना, है ना? महत्व तो है उसका, करेंगी ना। लेकिन हम जनता इस नंबर गेम के फेर में क्यों पड़े? यही तो नंबर गेम हमारे मुद्दों को सामने नहीं आने दे रहा है। ये पार्टियों का काम है नंबर गेम का। हमारा काम है जो व्यवस्थाएं हैं, हमको व्यवस्था में और क्या चाहिए और क्या होना चाहिए इन चीज़ों को बताना, और विपक्ष का काम है उन चीज़ों को सामने लाना, और सरकार का काम है उस पर इम्प्लीमेंट करना। मतलब आपके हिसाब से सरकार से ज़्यादा जिम्मेवारी विपक्ष की बनती है? निश्चित रूप से, ज़्यादा कम की बात नहीं है। लोकतंत्र का जब अध्ययन करेंगे आप तो जितना सरकार को जिम्मेदारी दी गई है कहीं उससे कम जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं बनती है लोकतंत्र में। बशर्ते विपक्ष मजबूत हो तब तो। आपने देखा कि अभी पिछला जो सत्र था
उसमें एक साथ कितने सांसदों का निलंबन हुआ? विपक्ष मजबूत या कमजोर तब न होगा जब चीजों को संख्या बल उसके नहीं साथ। नहीं, हम वही बात कर रहे हैं, विपक्ष तब ना मजबूत होगा जबकि वास्तविक मुद्दों पर चुनाव हो, वास्तविक धरातल पर उनका आकलन हो। मुद्दे कहीं है, लड़ाई हमारी कहीं हो रही है, तो फिर मुद्दे सामने नहीं आ पा रहे हैं। जिनके लिए 80% लोग बोलते हैं कि 80% लोग किसान है, इस देश की 1 करोड़ में 20 लाख जनसंख्या है, तो उनकी आवश्यकता क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, इसको समझना पड़ेगा ना। उनको छोड़कर तरह तरह के मुद्दे लोग बोलते हैं और सुनाई देते हैं, तो उन पर चुनाव होगा तो नंबर गेम तो उन्हीं का अनुसार न बनेगा। लेकिन आपने जो मुद्दे गिनाए जी। इसका कितना महत्व रह जाता है? देखिए, जो हमने मुद्दे गिनाए, क्योंकि जो मुद्दे स्टेज से प्रधानमंत्री गिनाएंगे जी, मुद्दा तो वो बनेगा। जी, 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 आपने जो बात कही वो मुद्दा बन पाएगा क्या? जी जी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी हों या अन्य यहाँ के विपक्षी दल हों, मुद्दे तो वो भी गिनाते हैं, लेकिन फोकस नहीं कर पाते हैं, फिर लड़ाई को जाके बीच में डाइवर्ट कर देते हैं। तो जहाँ से मुद्दे आपने शुरू किए हैं और जो वास्तविक चीज़ है, जो देश की 80% जनसंख्या को फॉलो करता है, जो मुद्दे, उन मुद्दों पर चुनाव हो और फोकस हमारा उन्हीं पर हो। उल जलूल की बातें चलेंगी तो फिर यहीं कहीं नंबर गेम सुनाई देगा, कहीं कुछ सुनाई देगा, फिर हमारा किसान, हमारा मजदूर, हमारा गरीब, हमारा वंचित समाज और जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें पथ में चली जाएंगी और चली गई हैं। निश्चित रूप से इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन उन समस्याओं को पुनः इस चुनाव के माध्यम से सामने लाना पड़ेगा और उन मुद्दों पर हमको चुनाव को फोकस करना पड़ेगा और यही लोकतंत्र की परीक्षा होगी।